हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा आज कक्षा 10वीं के लिए 2023-24 का मॉडल सेट जारी किया गया है, जिसके हिंदी विषय के मॉडल सेट को लेकर के मैं देखिए यहाँ पर आया हूँ। हिंदी ए, ठीक है, 23-24 के लिए ये दिया हुआ है। तो इसके कुछ सामान्य निर्देश हैं, चूँकि आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। इस साल जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसके पैटर्न में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो यहाँ सामान्य निर्देश है, उसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लें। तो यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। 1 से 30 तक जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। पिछले बार एग्जाम में क्या था, 1 से 40 तक बहुविकल्पी थे, लेकिन इस बार जो है 1 से 30 तक बहुविकल्पी हैं। आगे कह रहा है कि प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। ठीक है, यानी 31 से लेकर के 38 तक जो 8 प्रश्न हैं उनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 2 को आपको नहीं करना है। और प्रश्न संख्या 39 से 46 तक जो है ये लघुत्तरी प्रश्न है और इनमें से ही किन्हीं 6 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो ऐसे हर सेक्शन में दिया हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक निर्देश को देख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ एक अपठित बोध है, जैसा कि आप गेस्ट पेपर में पढ़े होंगे उसी के अनुसार एक अपठित बोध है। तो अपठित बोध के प्रश्नों के उत्तर को देना बड़ा आसान होता है। आप ध्यानपूर्वक पहले अपठित बोध को पढ़ लें, उसके पढ़ने के बाद यानी ये आप पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न पर आएंगे और जो आप प्रश्न पढ़े हैं, जो उपयुक्त गद्यांश पढ़े हैं उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न होता है। तो प्रश्न को पढ़ करके फिर वहीं पर जा करके उसको समझ करके आप आसानी से इसको टिक मार सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो अपठित बोध होते हैं, मुझे लगता है ये आसानी से आप अगर करें तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या है। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। ठीक है, तो कुंजी क्या है, तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी जो है वो है धैर्य, विश्वास और आशा। ठीक है, अब इसको धैर्य, विश्वास और आशा आपको यहाँ पे आप देखेंगे, आपका अपठित जो अपठित गद्यांश है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तो आसानी से आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर को दे लेंगे। ठीक है, फटाफट मैं इसके उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाया गया है। तो धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में ये बताया गया है कि ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लोगों को कैसे देखना चाहिए। तो उज्ज्वल और सकारात्मकता के लिए हमें लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, उज्ज्वल और सकारात्मकता पहलुओं से, यानी ऑप्शन जो है आपका डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन जो बी है, कांटों के बीच फूलों को पालना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, कांटों के बीच फूलों को पालना। 5वां प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो जो अभी हम लोग उपरोक्त गद्यांश पढ़े हैं उसके लिए आपको एक शीर्षक का चुनाव करना है। तो शीर्षक के चुनाव करने के पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप पहले देखें कि उस शीर्षक का केंद्र बिंदु क्या है। पूरे शीर्षक को पढ़ें, उसके बाद देखें कि उसका केंद्र बिंदु क्या है, किस पर अधिक फोकस किया गया है, कौन सा ऐसा शब्द है जो कई बार आया है और उस पर उसको बल दिया गया है। तो उस आधार पर आप उसके शीर्षक को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रस्तुत पद्यांश को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश भी वैसे ही जैसे हम लोग गद्यांश को देखें वैसे ही इसको आप पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर इसके उत्तरों को आप
आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। इसके प्रश्न क्या कह रहा है कि वैराग्य छोड़ बाहों को विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। तो इस पद्यांश को पढ़ लिए आप। अब इसके बाद आसानी से आप इसके प्रश्नों को देखते जाइए और उत्तरों को बनाते जाइए। तो छठा प्रश्न कह रहा है कि कवि भारतीय युवकों को ऐसे जीवन जीने को कहता है जो, तो कवि जो है भारतीयों को कैसा जीवन जीने के लिए कहता है, तो कवि जो है भारतीयों को कैसा जीवन, योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो। ठीक है, योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, उसके बाद देखते हैं। योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा, ये ऑप्शन जो बी है वे करेक्ट है। अब सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न कह रहा है पद्यांश में किसे सोम कहा गया है, तो जो ऑप्शन बी है वो सही है, धार। ठीक है। आठवां प्रश्न क्या है, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे का क्या संदेश है, तो इसका जो संदेश है ऑप्शन बी, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न कह रहा है कि इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है, तो इस पद्यांश में विजयी जो होते हैं उन्हीं के जीवन को सराहा गया है, यानी ऑप्शन जो बी है, सी है वो सही है। इस कविता का मूल स्वर क्या है, प्रश्न संख्या 10 देखिए। तो इस कविता का जो मूल है वो क्या है, आह्वान है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, मूल स्वर क्या है, आह्वान। अब हम लोग देखते हैं व्याकरण के प्रश्न। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्रिया आप पढ़े ही होंगे, क्रिया दो प्रकार की होती है कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया यानी ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता न पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि इनमें कौन सी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब सोनम गाना गाती है, तो सोनम क्या गाती है, गाना गाती है, ये सकर्मक है। अमन किताब पढ़ता है, अमन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ये भी सकर्मक है। यानी हम जब किसी भी क्रिया में क्या या किसको जब हम लगाते हैं, किया या किसको लगा करके जब हम प्रश्न करते हैं और उसका आंसर आ जाए तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो जब हम क्रिया में पूछते हैं क्या या किसको लगा करके और जब उसका जवाब मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये सकर्मक क्रिया है। ठीक उसी प्रकार देखिए लता चाय पी रही है, लता क्या पी रही है, तो चाय पी रही है, इसका भी उत्तर आ गया। तो यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा निम्न में से अकर्मक क्रिया क्या है, तो मोहन सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि हम बोलेंगे मोहन क्या सो रहा है, मोहन किसको सो रहा है, तो किसी का उत्तर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए 12वां प्रश्न, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़े। बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है। फिर है लड़का हंसता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया यहाँ पे पूछा हुआ है, तो रीना खाना खाती है, ये आपका सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलद का अनेकार्थी कौन है। ठीक है, जलद का जो अनेकार्थी है वो क्या है, ऊपर करके देखते हैं हम लोग इसको। जलद का अनेकार्थी क्या है, तो जलद का अनेकार्थी होगा आपका बादल। ठीक है, जलद का अनेकार्थी क्या होगा, बादल। 14वां प्रश्न देखिए, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, तो तीसरा पद क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है। ठीक है, देखिए संधि क्या होता है, संधि में निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है, यानी दो वर्णों का मिलन होता है। उपसर्ग यानी किसी शब्द के पहले आए और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता लाता है। ठीक है, जो समास होता है ये समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन होते हैं जिससे एक नया शब्द बनता है जिसको हम समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो या दो शब्दों के मेल से बना तीसरा पद समास कहलाता है। ठीक है, तो 14वां का जो ऑप्शन बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 कह रहा है कि यथासंभव कौन सा समास है, यथासंभव में कौन सा समास है, तो यथासंभव में जो है अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा,
तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही है, अव्ययी भाव समास। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि अव्ययी भाव समास कैसे हो सकता है। क्योंकि समास थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है, तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि यदि किसी भी शब्द के पहले, ठीक है, आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, किसी भी शब्द के पहले क्या आ जाए, ठीक है, यथा या अन हो जाए, ने हो जाए, बे हो जाए, ये जो शब्दांश हैं ये आ जाए, अन, यथा, नी, भर भी आ जाए, बा आ जाए, प्रति आ जाए, ऐसे शब्द आ जाएं तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यानी ये एक ट्रिक है आपको अव्ययी भाव समास पहचानने का। किसी भी शब्द के पहले अन, यथा, नी, भर, बे, बा, प्रति यानी ऐसे शब्दांश आ जाएं तो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यथासंभव, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यथासंभव। यथासंभव में आप देख लीजिए शब्द के पहले क्या है, यथा आया है, तो हम इसे समझ लेंगे क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। ये ट्रिक से पहचानने का। और नियम क्या कहता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो यथा जो है ये अव्यय भी है और प्रधान भी है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। तो ये जो समास है ये है कर्मधारय समास। ठीक है, ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। यानी कर्मधारय समास क्या होता है, जहाँ विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध होता है। ठीक है, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, जिसको हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ देखिए दिया है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो जब वर्षा होने लगती है तब मोर नाचने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक मिश्र वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा, 17 वाला होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, यानी जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों और दोनों एक दूसरे पर आश्रित हों, यानी कोई स्वतंत्र वाक्य न हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। वाच्य आप जानते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 वाच्य होते हैं। यानी जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, जहाँ कर्म की प्रधानता होगी वहाँ कर्मवाच्य होगा, जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ कर्तृवाच्य होगा, और जहाँ न कर्म न कर्ता, जहाँ भाव प्रधान होगा वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न 18वां कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उस वाक्य को क्या कहते हैं, तो उस वाक्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बादल चांद देख रहा है। तो बादल चांद की ओर देख रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो है अथवा। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय में कौन कौन से होते हैं, जैसे एवं, और, तथा, अथवा, ये जो शब्द होते हैं इन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी एवं जैसे राम और श्याम, तो यहाँ 2 शब्द को जोड़ने के लिए आ रहा है। और जैसे हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मैं स्कूल गया और वहाँ जाने के बाद पढ़ाई किया, तो बीच में जब हम और लगा देंगे, और लगा करके 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी 2 शब्दों को जोड़े या 2 वाक्यों को जोड़े। ठीक है, इसे हम समुच्चय बोधक कहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं पाठ्य पुस्तक से, जो कि है, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सनेह तागाते, नाहित मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो आप अगर इन पंक्तियों को पढ़े होंगे किताब में तो आपको तुरंत याद आ जाएगा सूरदास के पद।
और आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि ये किसकी रचना है और इसमें क्या क्या किसके बारे में चर्चा किया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि इस पद के रचयिता कौन है। बहुत आसान प्रश्न है, अगर आप क्षितिज बुक पढ़े होंगे तो आसानी से इसको टिक मार लेंगे कि इसके जो लेखक हैं वो हैं, कवि जो हैं वो सूरदास हैं। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी, तो गोपियाँ यहाँ किसके लिए प्रेरित हैं, ललायित हैं, तो वो श्री कृष्ण जी के लिए है। पुरैन पात का क्या अर्थ है, पुरैन जो शब्द है वो कमल के लिए आया, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। किससे की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की, यानी जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है और पानी का दाग उस पर नहीं लगता है, तेल का मटके को पानी में डाले फिर भी पानी का दाग उस पर नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार गोपियों ने उनकी तुलना उद्धव की इन दोनों से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। अब ये देखिए बाल गोविंद भगत से दिया हुआ है। बाल गोविंद भगत आप जो चैप्टर पढ़े होंगे आसानी से इन प्रश्नों को बना लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्न पे सीधे आते हैं, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम सीधे केवल आंसर बताते हैं। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो है क्या कर रहे थे, वो गाना गा रहे थे। ठीक है, वे क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। वे अपनी पतोहू को समझा रहे थे, चूँकि वो जब उसकी पत्नी रोती है तो उसको भी समझाते हैं कि पगली रोना नहीं है, आत्मा का मिलन जो है परमात्मा से हो गया, अब यहाँ दुख की बात नहीं है तो खुशी की बात है, रोना नहीं। जिसे देख करके गांव वाले भी अचंभित होते हैं कि ये कैसा पिता है, पुत्र मर गया और ये गाना गा रहा है। 26वां प्रश्न देखिए, भगत जी का बेटा कैसा था, तो भगत जी का जो बेटा था वो सुस्त और बोधा था। ठीक है, सुस्त और बोधा था। 27वां प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भगत जी की पतोहू कैसी थी, तो भगत जी की पतोहू जो है घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। ठीक है, कैसी थी, घर का पूरा प्रबंध करने वाली औरत थी, यानी यूँ कहें तो संस्कारी और पति और अपने ससुर की देखभाल करने वाली थी। पति के मरने के बाद भी वो अपने ससुर के द्वारा निकाले जाने के, घर से छोड़ के जाने के लिए कहे जाने के बावजूद वो घर से छोड़ करके नहीं जाती, वहाँ रुकना चाहती है। तो काफ़ी संस्कारी टाइप की महिला है वो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोधा का क्या अर्थ है, तो बोधा का जो यहाँ पे अर्थ है वो है मंद बुद्धि। ठीक है, बोधा का क्या अर्थ है, वो है मंद बुद्धि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली, तो सांप से डर करके भोलानाथ ने माता के आंचल में शरण ली। जब भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेत में खेल रहा था और एकाएक सांप देखता है, सभी बच्चे डर के भागते हैं, भोलानाथ भी भागने लगता है और भागते भागते सीधे वो अपनी माता के आंचल में जा कर के छुप जाता है। क्योंकि भोलानाथ अपने पिता के बड़ा करीबी था, लेकिन जब दुख का समय आता है तो वो सीधे अपनी माँ के आंचल में जाकर के ही सुकून का अनुभव करता है। 30वां प्रश्न देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है, तो जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी जो तंत्र है उस पर व्यंग किया गया है। ठीक है, सरकारी तंत्र पर कि किस प्रकार मूर्ति की नाक जो टूट जाती है उसको लगाने के लिए किस प्रकार से सरकार इधर उधर करता है, पूरा सिस्टम को बताया गया कि सिस्टम कैसे सरकारी तंत्र काम करता है। एक प्रकार से ये व्यंग किया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल हिंदी मॉडल सेट के बहुविकल्पी 30 प्रश्नों को देख लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके जो लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्न हैं उसके मॉडल सेट को लेकर के आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और अन्य मॉडल सेट प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।